आज का हमारा विषय है एकाकी और संयुक्त परिवार के संबंधों का मनोविज्ञान। सर्वप्रथम देखेंगे परिवार क्या है। परिवार एक समूह है जो एक ही घर में रहता है, जिसमें उस परिवार के पुरुष, महिला तथा बच्चे शामिल होते हैं। अर्थात माता, पिता और उनकी संतानें जो एक ही घर में रहती हैं, परिवार कहलाता है। परिवार समाज की इकाई है। हमारे समाज में दो प्रकार के परिवार पाए जाते हैं। पहला है संयुक्त परिवार। ये परिवार हमारे समाज का अभिन्न अंग है। संयुक्त परिवार में कई परिवार एक साथ रहते हैं, जैसे माता पिता, उनकी संतानें और उनके भी परिवार, उनकी संतानें सभी एक साथ एक ही घर में रहते हैं। इस तरह के परिवार को संयुक्त परिवार कहते हैं। संयुक्त परिवार में कई पीढ़ियां एक साथ रहती हैं, जैसे दादी, बाबा, उनकी संतानें, चाचा, ताऊ, भाई, भतीजे, ये सब मिलकर एक संयुक्त परिवार बनाते हैं। संयुक्त परिवार की कुछ परिभाषाएं यहाँ दी गई हैं। डॉक्टर I.P. देसाई के अनुसार वह परिवार जिसमें कम से कम 3 या उससे अधिक पीढ़ियाँ एक साथ रहती हैं, संयुक्त परिवार कहलाता है। M.N. श्रीनिवास के अनुसार वह गृहस्थ समूह जो प्रारंभिक परिवार से बड़े होते हैं अथवा एक, दो या दो से अधिक एकाकी परिवार एक साथ रहते हैं, उसे संयुक्त परिवार कहते हैं। संयुक्त परिवार की कुछ विशेषताएं हैं। सर्वप्रथम, बड़ा आकार। संयुक्त परिवार में माता पिता, उनके पुत्र, अविवाहित पुत्रियां और पुत्रवधू, उनकी संतानें अर्थात पोते पोती सभी एक साथ रहते हैं, इसलिए इनका आकार बड़ा होता है। दूसरा है सम्मिलित संपत्ति। परिवार के सभी सदस्यों की संपत्ति सम्मिलित रूप से रहती है, सभी उसका लाभ उठाते हैं, सभी की आवश्यकताओं की पूर्ति उसी से होती है। तीसरा है सामान्य निवास। परिवार की संख्या में अधिकता के कारण ये इनका रहन सहन सामान्य स्तर का होता है। चौथी विशेषता है सदस्यों का असीमित उत्तरदायित्व। परिवार के सभी सदस्यों का एक दूसरे के प्रति अनेक उत्तरदायित्व होते हैं, जिनकी पूर्ति वो करते हैं। 5वां पॉइंट है सामाजिक कर्तव्य। परिवार के सभी सदस्य एक दूसरे के प्रति विभिन्न कर्तव्यों के साथ जुड़े रहते हैं। विभिन्न प्रकार के सामाजिक कार्य, पारिवारिक उत्सव, कार्यक्रम जैसे जन्म, मृत्यु, विवाह आदि पर परिवार के सभी सदस्य एक दूसरे के साथ रहते हैं। साथ ही जो बाहर होते हैं वो भी इस समय पर परिवार के साथ रहना ही अधिक उचित समझते हैं, साथ रहने का पूरा प्रयास करते हैं। संयुक्त परिवार के अनेक लाभ हैं। इनमें सबसे पहला है कम व्यय। जब परिवार के सभी सदस्य एक साथ रहते हैं तो उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए होने वाला खर्च कम होता है, जबकि यदि ये परिवार अलग अलग रहते हैं तो इन पर इनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अधिक व्यय करना हो सकता है। दूसरा पॉइंट है सुरक्षा की भावना। परिवार के सभी सदस्य आपस में प्रेम, सद्भाव आदि से जुड़े रहते हैं, जिसके कारण उन सभी को शारीरिक, आर्थिक, मानसिक और सामाजिक सुरक्षा का अनुभव होता है। परिवार के किसी भी सदस्य को किसी भी प्रकार की परेशानी या विपत्ति आने पर सभी लोग उसका पूरा सहयोग करते हैं। तीसरा है सामूहिकता की भावना। परिवार एक समूह के रूप में होता है। परिवार के सभी सदस्य एक दूसरे के साथ रहते हैं और किसी भी प्रकार की विपत्ति का सामना सब सामूहिक रूप से करते हैं। चौथा पॉइंट है मनोरंजन का साधन। परिवार में अनेक सदस्य होते हैं, छोटे बड़े सभी आपस में एक साथ बैठकर हंसी मजाक करते हैं, अपनी भावनाएं एक दूसरे से व्यक्त कर सकते हैं और घर के बड़े बच्चों के साथ रहकर प्रसन्न रहते हैं, आनंद उठाते हैं। 5वां है बच्चों की प्रारंभिक पाठशाला। सभी जानते हैं
बच्चे की प्रथम पाठशाला उसका परिवार होता है। परिवार के सभी सदस्यों से बच्चे कुछ न कुछ अच्छा या बुरा सीखते हैं। छठा पॉइंट है वृद्धावस्था में सुरक्षा। सभी जानते हैं वृद्धावस्था में शारीरिक, आर्थिक आदि सुरक्षा की आवश्यकता होती है, जो एक संयुक्त परिवार में घर के वृद्धों को मिलती है। अगला पॉइंट है श्रम विभाजन। परिवार के बड़े सदस्य सभी सदस्यों को उनकी योग्यता के अनुसार कार्य बांट देते हैं, जिससे वे आपस में मिलजुल कर घर के सभी कार्यों को सफलतापूर्वक पूर्ण कर सकते हैं। अगला पॉइंट है राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहन। संयुक्त परिवार में परस्पर प्रेम, त्याग और सहयोग की भावना का विकास होता है। सभी सदस्य आपस में मिलजुल कर कार्य करते हैं। सदस्यों को व्यावहारिक शिक्षा प्राप्त होती है और इसी के साथ साथ उनमें परिवार तथा देश के प्रति राष्ट्रीय एकता का भी भाव जागृत होता है। जहाँ लाभ होते हैं वहाँ कुछ हानियाँ भी होती हैं। इसी तरह संयुक्त परिवार में कुछ हानियाँ भी हैं, जैसे सबसे पहला है द्वेष और कलह के केंद्र। सदस्यों की संख्या अधिक होने के कारण आपसी मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। सास बहू, पिता पुत्र, भाई भाई आदि में अनेक प्रकार की विसंगतियाँ और इसके कारण कलह उत्पन्न हो सकती है। बाल विवाह को प्रोत्साहन। घर के सभी बड़े सदस्य, अधिकतर उनकी इच्छा रहती है कि उनके सामने ही उनके पोते पोती अथवा नाती नातिनों का विवाह हो जाए और उनका परिवार बस जाए। इस कारण बाल विवाह या कम उम्र विवाह को भी प्रोत्साहन मिलता है। तीसरा पॉइंट है निर्धनता। परिवार की संख्या अधिक होने के कारण और सदस्यों का अपने परंपरागत व्यवसाय की ओर रुझान अधिक रहता है, इस कारण वे अन्य कार्य नहीं कर पाते। अगला पॉइंट व्यक्ति की कुशलता व गति में बाधक इसी से जुड़ा हुआ है। परिवार में कमाने वालों की संख्या कम और आश्रितों की संख्या अधिक होती है। साथ ही वे बाहर जाने का भी प्रयास कम करते हैं। इच्छा होते हुए भी वे अच्छी नौकरी अथवा व्यवसाय के लिए बाहर जाने से परहेज करते हैं। पांचवा पॉइंट है मुखिया की स्वेच्छाचारिता। परिवार का मुखिया सर्वोपरि होता है। सभी कार्य उसकी इच्छा के अनुसार होते हैं और उसकी इच्छा के बिना कोई भी अपना निर्णय नहीं कर सकता। छठा पॉइंट है गोपनीय स्थान की कमी। परिवार के सदस्यों के बीच पति पत्नी अथवा नवविवाहित जोड़े को अपने लिए कुछ भी समय व्यतीत करने के लिए गोपनीय स्थान की कमी रहती है व समय की भी। सातवां है स्त्रियों की दयनीय स्थिति। परिवार के सदस्यों की संख्या अधिक होने के कारण परिवार में स्त्रियों को अधिक कार्य करना पड़ता है। साथ ही परिवार के महत्वपूर्ण निर्णयों में भी उनको मार्गदर्शन नहीं मिलता। अगला पॉइंट है अधिक संतानें। संयुक्त परिवार में संतान की जिम्मेदारी किसी एक व्यक्ति पर नहीं होती है, इसलिए इसे वंश वृद्धि के लिए अच्छा माना जाता है। पुराने समय में जब संयुक्त परिवार अधिक होते थे तो सभी की संतानें अधिक होती थी, परंतु अब एकाकी परिवार की परंपरा है तो एक या दो संतान ही होती हैं जिसको वो अच्छे से पाल पोस कर सके। अगला पॉइंट है व्यक्तित्व विकास में बाधक। संयुक्त परिवार में सभी के साथ समान व्यवहार किया जाता है, इसलिए संयुक्त परिवार में अच्छे विकास की कल्पना नहीं की जा सकती। इस कारण से किसी बच्चे में यदि प्रतिभा अधिक भी है तब भी उसकी प्रतिभा को उचित प्रोत्साहन नहीं मिल पाता, जिस कारण से उसकी प्रतिभा और योग्यता नष्ट हो जाती है। अतः संयुक्त परिवार में अनेक लाभ हैं तो कुछ हानियाँ भी हैं, परंतु यह भारतीय परंपरा के अनुसार संयुक्त परिवार ही सर्वश्रेष्ठ और सर्वशक्तिमान होता है। अब हम देखेंगे कि संयुक्त परिवार के विघटनकारी तत्व कौन से हैं जिनके कारण वर्तमान में संयुक्त परिवार की प्रथा कम होती जा रही है। सर्वप्रथम है पश्चिमी सभ्यता का प्रभाव।
हम जानते हैं पश्चिमी सभ्यता में कर्तव्यों के पर अधिक बल नहीं दिया जाता। इसके साथ साथ परिवार के सदस्यों के अधिकारों के प्रति अधिक जागरूकता होती है। अगला मुख्य कारण है औद्योगिकरण। भारत एक कृषि प्रधान देश है। प्राचीन समय में सभी व्यक्ति खेती पर निर्भर थे, लेकिन अब वर्तमान समय में लोग बड़े बड़े शहरों की ओर रुख कर रहे हैं। व्यवसाय और या नौकरी के लिए बड़े शहरों की ओर जाते हैं। इसी से जुड़ा हुआ अगला कारण है नगरीकरण। शहर की ओर व्यवसाय या नौकरी की तलाश में लोग जाते हैं। धीरे धीरे अपने परिवार को भी वहीं पर रखकर और शहरों में ही अपना घर बसा लेते हैं। इसके कारण पारिवारिक स्थितियां बदल रही हैं। संयुक्त परिवार से एकल परिवार की परंपरा धीरे धीरे हमारे समाज में बढ़ती जा रही है। यदि हम संयुक्त परिवार के भेद की बात करें तो ये दो प्रकार के होते हैं, पितृसत्तात्मक परिवार और मातृसत्तात्मक परिवार। सर्वप्रथम जानेंगे पितृसत्तात्मक परिवार क्या है। इसकी कुछ विशेषताएं हैं, जैसे परिवार का में पिता के वंश से ही चलते हैं, माता से नहीं। परिवार में पिता के परिवार के सभी सदस्य एक साथ रहते हैं। पिता की संपत्ति का अधिकारी उसका पुत्र होता है। परिवार पद और सामाजिक पद में उपाधियां जो है वो पुत्र को ही मिलती हैं। परिवार के सभी सदस्यों के कार्यों का निर्धारण और उनके बारे में निर्णय लेने का अधिकार केवल पिता का होता है। दूसरा मातृसत्तात्मक परिवार, जिसमें सब अधिकार माता को प्राप्त होते हैं। माता का वंश ही परिवार चलाता है और माता के परिवार के सदस्य सभी साथ में रहते हैं। इस प्रकार परिवार में पिता की संपत्ति पुत्र को प्राप्त नहीं होती है। सामाजिक सम्मान व पद पुत्रियों को प्राप्त होता है और घर के सभी सदस्यों के बारे में निर्णय लेने का अधिकार केवल माता अथवा स्त्री का होता है। आगे हम देखेंगे संयुक्त परिवार का भविष्य। इसके विषय में दो विचारधाराएं हैं। पहली, संयुक्त परिवार का भविष्य उज्जवल है। इस विचारधारा के समर्थक के पढ़िया के अनुसार संयुक्त परिवार में अब तक जीवित है और इसका भविष्य अंधकारपूर्ण नहीं है। एक अन्य IP देसाई के अनुसार आज भी अधिकतर लोग संयुक्त परिवार व्यवस्था को अच्छा समझते हैं और इसकी उपयोगिता से प्रभावित हैं। दूसरी विचारधारा के अनुसार संयुक्त परिवार का भविष्य अंधकारमय है। इसके समर्थक TV बाटोमोर के अनुसार संयुक्त परिवार में पर्याप्त परिवर्तन आए हैं। संयुक्त परिवार से अलग घर बसाने की प्रवृत्ति निरंतर बढ़ती जा रही है। अन्य समाजशास्त्री कोलंडा के अनुसार भारत में संयुक्त परिवारों की संख्या कम होती जा रही है और इसका विघटन हो रहा है। इसका मुख्य कारण सामाजिक व्यवस्थाओं व मान्यताओं में परिवर्तन को दिया जाता है। दूसरे प्रकार का परिवार आता है एकल परिवार या एकाकी परिवार। एकाकी परिवार उसे कहते हैं जिसमें माता पिता और उसकी अविवाहित संतानें एक साथ एक घर में रहती हैं। प्रोफेसर IR लाबी के अनुसार एकाकी परिवार में पति पत्नी और अपरिपक्व आयु के बच्चे समुदाय के शेष लोगों के साथ पृथक इकाई का निर्माण करते हैं। इसे एकाकी परिवार कहते हैं। हम देखेंगे एकाकी परिवार के लाभ। पहला पॉइंट है गृह संचालन में स्वतंत्रता। एकाकी परिवार में पति पत्नी स्वतंत्र रूप से अपने घर की व्यवस्थाओं के बारे में निर्णय ले सकते हैं। अपने बच्चों के भविष्य का फैसला स्वयं कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट है साथियों के साथ प्रेमपूर्ण संबंध। जब परिवार के सभी सदस्य दूर दूर रहते हैं तो उनमें आपसी प्रेम और सद्भाव की स्थिति बनी रहती है। तीसरा पॉइंट है आत्मनिर्भरता। इसका अर्थ है पति पत्नी जब स्वतंत्र रूप से अपने परिवार में रहते हैं तो वे आत्मनिर्भर बनते हैं और अपने सभी निर्णयों का साथ साथ अपने सभी कार्यों व कर्तव्यों का भी
स्वयं निर्वहन करते हैं। चौथा पॉइंट है पत्नी द्वारा आर्थिक सहयोग। अधिकतर हम देखते हैं आजकल परिवारों में पति पत्नी दोनों ही नौकरी करते हैं और अपने परिवार के आर्थिक विकास में सहयोग प्रदान करते हैं। अगला है कार्य क्षमता में वृद्धि। पति पत्नी व्यवसाय अथवा नौकरी करते हैं। इसमें विकास के लिए वे जहाँ भी अच्छी नौकरी प्राप्त होती है उस शहर की ओर प्रस्थान कर सकते हैं। इससे उनकी कार्य क्षमता में वृद्धि होती है। अगला है उच्च स्तरीय रहन सहन। परिवार में सदस्यों की संख्या कम होने पर उनका रहन सहन उच्च स्तरीय होता है। वे अच्छे से अपने परिवार का खर्च चला सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण है परिवार में बच्चों को उनकी योग्यता और क्षमता के अनुसार उनके व्यक्तित्व विकास के पूर्ण अवसर प्राप्त होते हैं। माता पिता अपने संतान के दायित्वों को अच्छी तरह से निर्वहन कर सकते हैं। इसके साथ ही लाभ के साथ साथ एकाकी परिवार में बहुत सारी हानियां भी हैं, जिसमें सर्वप्रथम है सामाजिक असुरक्षा। कि एकाकी परिवार में सदस्यों की संख्या कम होती है तथा यदि व्यवसाय व्यक्ति की मृत्यु अथवा किसी प्रकार की समस्या आने पर उस परिवार की सामाजिक सुरक्षा कम हो जाती है। नंबर 2 है नन्हे शिशुओं की समस्या। यदि पति पत्नी दोनों ही व्यवसाय में रत हैं, नौकरी करते हैं, तो उनके सामने शिशुओं का पालन पोषण एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में खड़ी हो जाती है। तीसरा है कार्य क्षमता में कमी। परिवार में पालन पोषण और व्यवसाय दोनों ही जिम्मेदारियां पूरी तरह से निभानी होती हैं, इसलिए कार्य क्षमता में कमी आती है। चौथा व्यय साध्य। एकाकी परिवार में सदस्य कम होते हैं परंतु आवश्यकताएं सभी होती हैं जिन पर अधिक व्यय करना पड़ता है। परिवार में दो ही मुख्य होते हैं, पति और पत्नी। किसी समय परिवार को आवश्यकता होने पर दोनों में ये प्रतिष्ठा का प्रश्न भी हो सकता है कि कौन अपने व्यवसाय को छोड़े अथवा अवकाश ले। यह उन दोनों के बीच एक तनाव का कारण हो सकता है। हम जानते हैं घर के बड़े हमें उचित निर्देशन देते हैं, परंतु एकाकी परिवार में इसका अभाव होता है। अब हम देखेंगे पारिवारिक संबंधों का मनोविज्ञान। सबसे पहले एकाकी परिवार के संबंधों का मनोविज्ञान। सर्वप्रथम आदर्श परिवार। हम कह सकते हैं एकाकी परिवार एक आदर्श परिवार होता है जिसमें सभी सदस्य आपसी प्रेम पूर्वक रहते हैं। उनकी शारीरिक व मानसिक सभी प्रकार की आवश्यकताएं पूरी होती हैं। माता पिता व बच्चे सुख व आनंद पूर्वक रहते हैं। दूसरा है मनोवैज्ञानिक सुरक्षा। एकाकी परिवार में माता पिता व बच्चों के बीच संबंध प्रेम पूर्वक होते हैं। इनमें आपसी सहयोग और सुरक्षा की भावना रहती है। माता पिता को अपने संतान के लिए पूरा समय मिलता है। पति पत्नी एकाकी परिवार के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं, अतः समाज में उनको प्रतिष्ठा व सुरक्षा प्राप्त होती है। इसके साथ ही एकाकी परिवार में विभिन्न मनोवैज्ञानिक संबंध जैसे पति पत्नी, पिता पुत्र व माता और पुत्री के बीच इनके लिए भी पर्याप्त अवसर मिलते हैं। आपस में बात करना, साथ रहना, एक दूसरे का ध्यान रखना, एक दूसरे की आवश्यकताओं का ध्यान रखना, उनकी रुचियों का ध्यान रखना, ये सब हमारे मनोवैज्ञानिक संबंध के अंतर्गत आता है। अब हम देखेंगे संयुक्त परिवार के संबंधों का मनोविज्ञान। संयुक्त परिवार में सभी सदस्य जब साथ में रहते हैं तो उनके बीच अनेक प्रकार की कभी कभी कठिनाइयाँ भी उत्पन्न हो जाती हैं। जैसे दादी बाबा का स्नेह उनके पुत्रों या पौत्रों को मिलता है, परंतु कभी कभी इस लाड़ प्यार से बच्चों में जिद्दीपन भी आ जाता है। सास बहू, नंद भाभी, देवरानी जेठानी आदि में भी स्नेह के साथ साथ कभी कभी प्रतिस्पर्धा, द्वेष, कलह की भी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। साथ ही संयुक्त परिवार में
बड़ों का कठोर नियंत्रण रहता है, जिनकी आज्ञा और अनुशासन का पालन छोटों को करना अति महत्वपूर्ण होता है। अगला महत्वपूर्ण विषय है प्राचीन और नवीन में संघर्ष। ये एक पुरानी परंपरा है, हमेशा से होता आया है। इसी तरह संयुक्त परिवार में भी नवीन और प्राचीन इन दोनों परंपराओं, विचारधाराओं में संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होती रहती है। दहेज प्रथा हमारे समाज की एक कुरीति है, जिसमें सास बहू, देवरानी जेठानी आदि के बीच संबंधों में कटुता उत्पन्न होती है। अब हम देखेंगे पारिवारिक संबंध दृढ़ करने का मनोवैज्ञानिक आधार क्या है। परिवार के सभी सदस्यों को एक दूसरे पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए, एक दूसरे के प्रति सहानुभूति का भाव होना चाहिए, सभी का सम्मान परिवार में होना आवश्यक है, एक दूसरे की निंदा करने से बचना चाहिए, किसी भी सदस्य की व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर आघात नहीं होना चाहिए और समस्याओं का समाधान परिवार के सभी सदस्यों को आपस में मिलजुल कर करना चाहिए। तभी एक परिवार सुखी परिवार के रूप में रह सकता है और एक खुशहाल परिवार की हमारी संकल्पना पूरी हो सकती है।